तो दोस्तों जैसे जैसे टाइम जा रहा है ऐसे ऐसे हर चीज़ में नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। भले ही फिर वो आईटी इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल्स हो, व्हाटएवर कोई भी इंडस्ट्री हो, उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में आपके पास अभी कोई भी कार आप लेने जाओगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन प्रोवाइड किए जाते हैं। सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है और अभी लेटेस्ट में आया है इलेक्ट्रिक इंजन। तो अगर आप देखोगे तो हर कोई आपको ऐसा ही बोलेगा कि इलेक्ट्रिक इंजन आप लोगे तो आपको सेविंग ज़्यादा होगी, आपकी बचत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कार इलेक्ट्रिक से चलती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आपको कौन सी टाइप की कार लेनी चाहिए, पेट्रोल लेनी चाहिए, सीएनजी लेनी चाहिए या इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए। तो आज इसका पूरा कैलकुलेशन देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी कार आपको ज़्यादा सक्सेस रहेगी और ज़्यादा सेविंग करवाएगी। दोस्तों जैसा कि आगे हमने बात किया कि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, आपको पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाली कार लेनी चाहिए या तो फिर इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए। आज इसका पूरा कैलकुलेशन जानेंगे और जानेंगे कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट रहती है। तो जैसे कि ये जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पे जो कार चलती है उसके अंदर लगा होता है इंटरनल एम्बिशन इंजन और इलेक्ट्रिक कार के अंदर एक इलेक्ट्रिक इंजन लगा होता है। तो जैसे कि हमने आज कंपैरिजन के लिए एक टाटा की वेबसाइट विजिट करी थी, उसके ऊपर जाके हमने देखा था कि जो टाटा की टिगोर है जो ईवी में आती है उसका प्राइस 13,75,000 मतलब 14 लाख के समथिंग था। वो सेम टाटा टिगोर अगर आप सीएनजी में बाय करते हो तो आपको 9 लाख के समथिंग पड़ेगी और वो सेम जो पेट्रोल वर्जन में आती है वो आपको 8 लाख से भी कम पड़ जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ऑलरेडी अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हो तो 5 से 6 लाख रुपए आपको ज़्यादा देने पड़ जाएंगे। सेम हमने एमजी की अपने वेबसाइट पे गए तो एमजी ने एक कार नहीं पर कार के नेम डिफरेंट रखे पर वो देखने में ऑलमोस्ट सेम लगती है, जैसे कि एमजी एस्ट्रोट और एमजी जेड एक्स ईवी, ये दो कार आप देख रहे होंगे कि वो सेम लगती है। तो जो एमजी एक्सट्रॉक है उसकी वैल्यू अगर हम आप देखोगे तो 18 लाख रुपए के समथिंग वो आती है, उसकी जगह एमजी जेड एक्स ईवी वो 28 लाख रुपए की आती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो आपको डायरेक्टली यहाँ पर अगर आप इंजन चेंज करते हो तो 10 लाख रुपए का आपको डिफरेंस देखने मिल रहा है। इलेक्ट्रिक कार लेने पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट आपको 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है, पर वो सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब आपकी कार की वैल्यूएशन 15 लाख से कम हो। अगर आपकी कार की वैल्यूएशन 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1.5 लाख की सब्सिडी नहीं मिलेगी। पर मान के चलो कि आपने कोई ऐसी कार ली है कि जिसकी वैल्यूएशन 15 लाख से कम है तो आपको वो 1.5 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। तो अभी हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि आपको एक कार पसंद आई है, आपने उस पर सब्सिडी भी ले ली 1.5 लाख रुपए की और वो जो इंटरनल इम्बैक्शन इंजन है और जो इलेक्ट्रिक इंजन है उन दोनों की कार के बीच में 4 लाख रुपए का डिफरेंस है। ये मिनिमम डिफरेंस है, इससे इतना डिफरेंस तो आप कोई भी कार में लोगे तो इतना आएगा ही। तो हम एक 4 लाख रुपए का डिफरेंस पकड़ के चलते हैं और अब हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे और पता करेंगे कि कौन सी कार हमारे लिए बेस्ट होगी। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस साइड हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मंथली रनिंग किलोमीटर। एक साइड आप देख पा रहे हो कि हमने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इंजन वाली कार ली है, दूसरे साइड हमने इलेक्ट्रिक कार ली है। पर आपको इलेक्ट्रिक कार में एक बात ये ध्यान रखने की, आपने ऑलरेडी 4 लाख रुपए उसमें ज़्यादा दिए हुए। तो अगर आपका मंथली यूजेज 700 से 1000 किलोमीटर के समथिंग है तो ही आप इलेक्ट्रिक कार बाय करना, वरना तो ये आपके यूज में इतनी नहीं आएगी। इसलिए हम अभी पकड़ के चलते हैं कि हम मंथली 700 किलोमीटर कार यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसकी माइलेज निकालते हैं कि ये पर लीटर या पर यूनिट हमको कितना माइलेज देगी। तो अगर आपके पास पेट्रोल कार है तो ये आपको 1 लीटर पे 16 किलोमीटर की एवरेज देगी और अगर इलेक्ट्रिक कार है तो वो पर यूनिट आपको 9.43 यानी 9 से 10 किलोमीटर का एवरेज देगी। तो अब हम चलते हैं कि अगर हमने ये कार है हमारे पास तो हमको पर किलोमीटर कितना चार्जेस आएगा इसको यूज़ करने के लिए। तो जो पेट्रोल कार होती है वो आपको 6.5 से 7 रुपए के बीच में पड़ेगी, यानी कि 6.25 से लेके आपको 6 रुपए से 7 रुपए के बीच में पड़ेगी। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो वो आपको पर किलोमीटर ओनली फॉर 0.85 पैसा पड़ेगी। तो अगर इसको हम मंथली कैलकुलेट करते हैं कि एक मंथ में हमारा फ्यूल का कॉस्ट कितना जा रहा है, तो अगर आपके पास पेट्रोल कार है तो आपको उसके अंदर 4 से 4,500 का फ्यूल यूज करना पड़ेगा और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो आपको पर मंथ 800 से 1000 रुपए यानी कि 825 रुपए समथिंग इसका वैल्यूएशन निकलेगा। ये मंथली को अगर हम एनुअली देखते हैं यानी कि हमको सालाना फ्यूल के ऊपर कितना खर्च करना पड़ेगा, तो अगर आपके पास पेट्रोल कार है तो आपको सालाना 52,500 रुपये पेट्रोल के लिए खर्च करने पड़ेंगे और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिक कार के अंदर आपका सालाना ओनली फॉर
9,900 रुपये ही जाएगा। यानी कि यहाँ आप देख पा रहे हो कि अगर आपके पास पेट्रोल कार है तो आपको 42,600 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार होगी तो आप 42,600 रुपये उस पर सेविंग कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो कार है उसमें हम मेंटेनेंस कितना पे करेंगे। तो अगर आपके पास मान के चलो कि पेट्रोल कार है तो आपको सालाना 10,000 रुपये के आजू बाजू मेंटेनेंस आएगा, अगर आपने उसको अच्छी तरह से सर्विस वर्विस करा रहे हो तो। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो आपको सालाना सिर्फ 1,000 रुपये का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि पेट्रोल कार होगी तो आपको 9,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक कार होगी तो आप 9,000 रुपये यहाँ पर सेव कर पाओगे। अब नेक्स्ट में आता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो आप 80 EER के सेक्शन से डिडक्शन ले सकते हो, आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा। हमारी गवर्नमेंट ने अगर इलेक्ट्रिक कार बाय करते हो तो आपको उस पर टैक्स सेविंग मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का। मतलब कि आपने कोई भी इलेक्ट्रिक कार ली है तो आप उसको 1.5 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स में बचा सकते हो। यानी कि आपने जो कार लेने पे जो लोन की है उसमें जो इंटरेस्ट पे किया है, अगर वो इंटरेस्ट 1.5 लाख तक का है तो आप उसमें बता सकते हो और उसको आप डिडक्शन में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपने कोई कार बाय करी है जिसकी लोन आपने 11 लाख रुपए कराई है, तो 11 लाख रुपए की अगर आपने लोन कराई है, 5 साल की आपने लोन कराई हुई है, उसमें इंटरेस्ट रेट 10% है, तो उसका 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट है, तो उसका मंथली ईएमआई कोई 23 से 24 हजार रुपये आएगा। यानी कि 23-24 हजार रुपये आपको पर मंथ आएगा। अगर आप उसको ईयरली में कन्वर्ट करते हो तो आपने 70,000 रुपये समथिंग इंटरेस्ट पे किया होगा, तो आप ये 70,000 रुपये 80 EER स्लैब के अंदर बता सकते हो, उसके अंदर से आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये डिडक्शन आपको 23,000 रुपये आप यहाँ पर भी बचा लोगे अगर आपने इलेक्ट्रिक कार बाय करी है तो अपने ये जो मैंने अभी आपको जो बताया वो सारे सेविंग का अगर आप प्लस करते हो तो आपको सालाना इलेक्ट्रिक कार से आप 74,600 रुपये बचा पाओगे। यानी कि 74,600 रुपये आप यहाँ पर सेव कर पाओगे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो। पर आपको एक चीज याद रख के चलनी है कि जब आपने कार बाय करी है तब आपने ऑलरेडी 4 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं। यानी कि अगर आपको ये आपने सालाना 74,600 रुपये बचा रहे हो तो आपको ये 4 लाख कवर करने के लिए समथिंग 62 से 63 महीने यानी कि 62 to 65 मंथ यानी कि पूरे 5 साल लग जाएंगे ये आपको कवर करने के लिए। तो अब आप ये सोचोगे कि इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार नहीं लेनी चाहिए, उसके सम ऑफ द रीजंस हैं। मैं आपको रीजन बताता हूँ कि कौन से केस में इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं वो रीजन की तरफ जो रीजन पे से आपको इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए। पहला रीजन है सेविंग पर्पज से। अगर आप सेविंग पर्पज से इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हो तो मत लेना। जैसा कि आपने आगे देखा कि अगर आप कोई भी कार बाय करोगे तो ऑलरेडी आप 4 लाख रुपए ज्यादा दोगे, फिर आपको 5 साल लग जाएंगे उसको कवर करने के लिए। तो अगर आप सेविंग पर्पज से ले रहे हो तो ये कार मत लेना। हाँ, अगर क्लाइमेट कंजक्शन के हिसाब से आप ये कार ले रहे हो, मतलब कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हो और आप ये कार ले रहे हो, तो इसके लिए जरूरी है। पर मगर आपने आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, मान के चलो वो कोई भी स्टेट में हो, कोई भी बोर्ड की इलेक्ट्रिसिटी हो, पर अगर वो आती है आप उसका यूज करके आपकी कार चार्ज कर रहे हो तो भी वो आपके पर्यावरण में इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा की जाती है वो उसमें कोलसे का यूज होता है। मतलब कोलसे से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसलिए आप क्लाइमेट कंजक्शन में यू हेल्प नहीं कर पाओगे। पर मान के चलो कि आपके घर में सोलर पैनल है, सोलर पैनल का प्लांट लगा हुआ है और आप उससे चार्ज करते हो तो आप क्लाइमेट कंजक्शन में मदद कर पाओगे। दूसरा होता है कि आपने देखा होगा कि अभी हमारे देश में इलेक्ट्रिक कार इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है क्योंकि वो महंगी ज़्यादा आती हैं। तो मान के चलो कि आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो आपकी उससे थोड़ी वाहवाही भी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई उसको खरीद नहीं सकता। इसलिए लोगों के नज़र में आपकी एक इमेज बन जाएगी कि आप एक सस्ती चीज़ को महंगी रीत से भी खरीद सकते हो। दूसरा कि इलेक्ट्रिक कार का ड्राइविंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, उसकी माइलेज काफ़ी अच्छी होती है, नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता है इलेक्ट्रिक कार में। अगर ये आप मान के चल रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक कार बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आगे आपको पूरा कैलकुलेशन बताया, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपको समझ आ गई होगी, और उसमें अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।